नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से हाजिर हो गए हैं हम 8 फरवरी के करंट अफेयर को लेकर के। तो हर रोज़ की तरह करंट अफेयर में हम लोग आज फिर से देखेंगे घटित हुए कुछ घटनाओं को जो हमारे लिए करंट अफेयर के तौर पर जानने बहुत आवश्यक हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और मज़े लीजिए करंट अफेयर के इस सीरीज का। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला और शुरू करते हैं आज हम लोग करंट अफेयर के अपने सफर को। उत्तराखंड में हाल ही में ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। उत्तराखंड में हाल ही में ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। आपको बताने हैं कि यह किस जिले में या किस जगह पर हुई है। ऑप्शन है आपके लिए उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, चामोली, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चामोली। चामोली इसका सही उत्तर होगा। चामोली में ही ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी आपदा की स्थिति आ गई है। बताते चलें, ऋषि गंगा धौल गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का इस ग्लेशियर टूटने के कारण बांध टूट गया है, जिसमें इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले ये जो है सो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन है, चामोली हादसे की रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करने वाली महिला डीआईजी का नाम क्या है? अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि चामोली हादसे की रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करने वाली महिला डीआईजी का नाम क्या है? अर्पणा, अरुणा, मनोरमा या फिर सपना? तो इसका राइट आंसर होगा अर्पणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्पणा। दोस्तों बताते चले हम, अर्पणा वो महिला डीआईजी है जिन्होंने अब तक विश्व के 7 बड़ी चोटियों का पर्वतारोहण कर चुकी है। चलिए संक्षेप में हम उनके कुछ पर्वतारोहण के विषय में खास 7 चोटियों के बारे में जान लेते हैं और कब कब की है इसको भी हम लोग विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। अर्पणा जी जो है सो बहुत ही डीआईजी महिला रही है, बहुत ही सख्त कह सकते हैं उसको। इनका लगाव पर्वतारोहण के क्षेत्र में बहुत ही गहरे तौर से रहा है। इन्होंने 2014 में बात करें तो इन्होंने किलीमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, किलीमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, 19,340 फीट इसकी ऊंचाई है, इसका पर्वतारोहण सफलतापूर्वक की है। इसी वर्ष 2014 में ही इसने पुनः ऑस्ट्रेलिया और ओशियान के सबसे ऊंचे पर्वत कार्टेसा, क्या नाम है? कार्टेसा का जो है सो पर्वतारोहण कर चुकी है। इसकी ऊंचाई 16,024 फीट है। कितनी है? 16,024 फीट है। इसकी ऊंचाई 16,024 फीट है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 2015 में। कब? 2015 में इन्होंने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ जिसकी ऊंचाई 22,840 फीट है, इसकी भी पर्वतारोहण कर चुकी है। 2015 में ही रूस की काकेशियन रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस का भी जो है सो ये पर्वतारोहण कर चुकी है। बात करें 2016 की तो 2016 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंस मासिफ जिसकी ऊंचाई 16,050 फीट है, इसकी पर्वतारोहण सफलतापूर्वक कर चुकी है। 2016 में ही
नेपाल की स्थित माउंट एवरेस्ट, जिसे हम लोग आसानी से जानते हैं, हमारा कह सकते हैं ये जो हिमालय पर्वत नज़दीक में है, माउंट एवरेस्ट है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसकी भी पर्वतारोहण कर चुकी है। हम लोग जानते हैं इसकी ऊंचाई 8,848 फीट मीटर है, 8,848 मीटर है। वहीं 2019 में बात करें तो अर्पणा के इस साहसिक कार्यों को देखते हुए और पर्वतारोहण को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया है। तो ये कुछ खास बातें थी अब जो चामोली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही है महिला डीआईजी अर्पणा, उसके विषय में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 144 साल में किसी टेस्ट पारी की पहली गेंद पर विकेट लाने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? क्या कह रहा है? 144 साल में पहली गेंद पर जो सो विकेट लेने वाले स्पिनर कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आर अश्विन, बर्ट बोगलर, बॉबी पील, जडेजा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर अश्विन। क्या होगा? आर अश्विन। आर अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 144 साल के टेस्ट इतिहास में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले स्पिनर बने हैं। इससे पहले हम लोग बात करें तो 1907 के ओवल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के बर्ट बोगलर ने यह कारनामा किया था और उससे भी पहले 1888 में इंग्लैंड के स्पिनर बॉबी पेले ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक बैनरमैन को इस तरह से आउट किया था। आगे देखते हैं हम लोग। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, जीएस बेदी, आरएस शर्मा, एसएन सुब्रमण्यम और अजय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा एसएन सुब्रमण्यन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं? पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कितने करोड़ की परियोजना है? 5,000 करोड़, 4700 करोड़, 5500 करोड़ या 4500 करोड़? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4700 करोड़। कितना होगा? 4700 करोड़। बताते चले ये जो 4 परियोजनाएं हैं वो हैं आपके IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल है, GAIL, गेल, जिसे हम लोग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है या इनसे संबंधित है। आगे चलते हम लोग और देखते हैं कुछ। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है? इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स को तय करता है। ब्लूमबर्ग जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है वो किससे होता है? इनोवेशन इंडेक्स से होता है। तो बताना है इस बार इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, 50वें, 51वें,
52वें या फिर 53वें। तो इसका आंसर होगा 50वें। कौन सा स्थान मिला है? 50वां स्थान मिला है। बताते चले हम कि ब्लूमबर्ग जो कि इनोवेशन इंडेक्स को जारी करती है, ये मुख्य रूप से नई खोजों पर जो है सो सर्वेक्षण करती है और इसमें जो सो हमारा भारत 4 पायदान ऊपर गया है। जबकि बात करें इसके शीर्ष पर, तो शीर्ष में कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया इसके शीर्ष में है सूची में। उसी जगह पर यदि बात करें हम लोग चीन की, तो चीन एक स्थान नीचे घस गया है और 16वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 10 शुरुआती 10 देशों में अमेरिका का जगह नहीं है, वहीं जर्मनी चौथे स्थान पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बीच बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा करंट अफेयर की वीडियोस जैसे ही अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए और आप उसे देख सकें। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जा कर के लिखें ह्यूमन क्रिएटर और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको आज से पीछे जितने भी आप पीडीएफ डाउनलोड किए गए हैं या दिए गए हैं वो आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अगला है 18 महीने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में हाल ही में 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? 18 महीने बाद केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में हाल ही में 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? बताते चले 4G सेवा वहां 18 महीने तक बाधित थी या उसको बंद कर दिया गया था, मगर अब बहाल कर दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, उत्तराखंड, पांडिचेरी, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो बताना है आपको उत्तराखंड, पांडिचेरी, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बताते चले धारा 370 हटने के बाद से, धारा 370 हटने के बाद से कब हटा था? तो बताना चाहूँगा दोस्तों 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसे धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया था और तब से जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बाधित था और इस कारण से जो है सो वहाँ पर किसी प्रकार से लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, मगर अब 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर में फिर से 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। बताते चलें जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। बढ़ते हैं आगे। अख्तार अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था या ये फिर किस खेल से जुड़े हुए थे? आपको बताना है कि अख्तार अली का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर शतरंज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेनिस। कौन सा होगा? टेनिस। और बताते चलें 2015 में, कब? 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से अख्तर अली जी को नवाजा था। कब? 2015 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? बताते चले पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व के लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। इसी दिशा में
कौन सा ऐसा देश है जिसने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, अमेरिका, चीन, जापान। भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के नियंत्रण पर नजर रखने हेतु एक नए प्लेटफॉर्म के स्थापित किया है, उसको घोषणा की है स्थापित करने की, जो वहाँ के कल कारखानों से होने वाले प्रदूषण या उसके द्वारा प्रदूषण को, जो कोई भी प्रदूषण होता है उसको नदी में बहाने के लिए जो कारखाने उपयोग कर रहे हैं या उसको नज़र रखेगी किस देश की? तो चीन देश की, जो एक नया प्लेटफॉर्म बना रही है। आगे है कि किस कंपनी ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है? क्या है? किस कंपनी ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है? इससे पहले कि हम आपसे ऑप्शन का जिक्र करें, बताना चाहूँगा बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल मुद्रा होती है। क्या होती है? डिजिटल मुद्रा होती है, एक प्रकार की ये करेंसी है। तो क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है? ऑप्शन है टेस्ला, नेस्ले, फोर्ड या सुजुकी। फोर्ड या सुजुकी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के 100 वर्षीय जॉर्ज पी शुल्टज का कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। वे अमेरिकी मंत्रालय में पूर्व में कौन सा पद संभाल चुके थे? ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री या फिर गृह मंत्री या गृह मंत्रालय, कौन सा पद संभाल चुके थे? आपको बताना है कि अमेरिका के 100 वर्षीय जॉर्ज पी शुल्टज का कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। वे अमेरिकी मंत्रालय में पूर्व में कौन सा पद संभाल चुके थे? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विदेश मंत्री। इतना ही नहीं, बताना चाहूँगा कि विदेश मंत्री के साथ साथ उन्होंने वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सहित कई अन्य पदों को भी देखा था, मगर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय में उन्होंने विदेश मंत्री का पद प्रमुखता से संभाला था। और इस वक्त जब वो विदेश मंत्री थे, उन्होंने शीत युद्ध जिसे आप लोग जानते होंगे, शीत युद्ध को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से जॉर्ज पी शुल्टज का जो है सो नाम मुख्य रूप से शीत युद्ध में आता है। बताते चले दोस्तों संक्षेप में, शीत युद्ध मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया युद्ध था। यहाँ पे शीत युद्ध कहने का मतलब है कि यह युद्ध आमने सामने न होकर के, यह युद्ध मुख्य रूप से दो देशों के बीच वैचारिक रूप से लड़ा गया था। किस रूप से लड़ा गया था? वैचारिक रूप से लड़ा गया था। यहाँ पे दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वैचारिक रूप से कार्य कर रहे थे, जिसमें एक धुरी में अमेरिका और दूसरी धुरी में रूस था। इसी दरमियान हम लोग देखते हैं कि शीत युद्ध 3 चरणों में चला था। खैर, इस पर हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे और इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो दिया जाएगा पूरे शीत युद्ध पर। तो बने रहें हमारे साथ। हम आने वाले दिनों में आपके सामने हिस्ट्री सहित अन्य विषयों के तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से भी जानकारी मिलेगी।
तो किसी दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे शीत युद्ध पर। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और रेगुलर करेंट अफेयर से संबंधित जानकारी से जोड़ करके हर एक विषय की संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ करेंट अफेयर से जोड़ते हुए आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल सहित अन्य तमाम विषयों की जो कला से आते हों, कॉमर्स से आते हों या फिर साइंस से आते हों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों फैकल्टी के विषय को जोड़ते हुए हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें ह्यूमन क्रिएटर और चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर आज से पीछे के सभी पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जोहार, नमस्कार।